स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और मैं नितिन शर्मा आगे चलते हुए आपको अपने अगले टॉपिक से रूबरू करवाता हूँ। और अपना अगला टॉपिक थोड़ा रिकैप कर लेते पीछे वाले का अगले टॉपिक से पहले। कल मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के बारे में बताया था, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के बारे में बताया था। सत्य, प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे, गॉड, ऑल, यू। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स में मैंने आपको बताया था कि एज ए फंडामेंटल यूज होती हैं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं फंडामेंटल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम किसी भी सिस्टम के अंदर उसका टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इनडायरेक्टली मेजर करना हो तो हम इसको मान लीजिए पी वी इजिकल टू एन आर टी इक्वेशन और वन मोल की दी है तो पी वी इजिकल टू आर टी हो जाएगी। तो हम यहाँ से टेम्परेचर, हमारे पास डायरेक्ट टेम्परेचर ना हो और ये क्वांटिटीज गिवन हो, ये कांस्टेंट है रियल गैस कांस्टेंट, और हमें इनकी मदद से इनको अगर कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा T इजिकल टू पी वी बाई आर। तो इस केस में अगर हम जहाँ पर टेम्परेचर जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास थर्मोमीटर है उसको डायरेक्ट यूज करके टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलेंगे। और जहाँ पर अदर गिवन क्वांटिटीज का यूज करके हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज होता है। हमारे पास ये क्वांटिटीज होती हैं, इनको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ये होती है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स मीन्स the capacity to do something, और यही एनर्जी होती है। किसी को करने की कैपेसिटी ही एनर्जी होती है। मान लीजिए कोई बंदा, दो लड़के हैं और एक 40 किलो वजन उठा सकता है, एक 60 किलो वजन उठा सकता है जिम के अंदर। तो जो 40 उठाता है कंपैरेटिवली दोनों में 40 वाले की जो एक टेंडेंसी होगी वर्क करने की, जो टेंडेंसी होगी काम करने की वो कम होगी बिकॉज उसकी एनर्जी कम है, और 40 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक वैसे ही एक अगर फ्रेश इंसान को, उठे हुए इंसान को अगर किसी काम के लगाया जाए तो वो जल्दी देर तक काम करेगा, और एक थके हारे काम से शाम को जब लौट के आता है उसी को दोबारा काम बता दिया जाए तो उसकी स्पीड काम करने की कम हो जाती है बिकॉज उसके अंदर एनर्जी कम होती है। तो पोटेंशियल कैपेसिटी टू डू वर्क समथिंग, और इसी को हम एनर्जी बोला जाता है। तो इसी को हम आगे प्रोसीड करते हुए अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। जब हमने पहले चैप्टर में इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी भी सिस्टम की खुद की एनर्जी होती है जब वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट के ऊपर होता है। मान लीजिए जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। जब इंसान खा पी के बिल्कुल पेट भर जाता है उसका तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। उसके बाद जब वो काम पर जाता है, वो खेलने जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से वापस आता है, ऑफिस से वापस आता है, खेल के वापस आता है, तो उसकी अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है, बहुत कम एनर्जी रह जाती है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी होती है। ये सिस्टम की खुद की अपनी एनर्जी होती है, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, और हम इसको यू से डिफाइन कर रहे हैं। अब ये सिस्टम एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए, सिस्टम की एनर्जी नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसी की जो, कई होते हैं जो बिल्कुल किसी भी काम को बता दिया जाए तो झट से कर लेते हैं, और कई लोग होते हैं जिनको काम करने के लिए बोल दिया जाए तो उनका आलस खत्म नहीं होता है। वो बहुत एक काम करने के लिए 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा या फिर दिन भी ले लेते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत लंबा काम होता है लेकिन उसको 2-3 घंटे में खत्म करके और एक तरफ कर देते हैं। तो हर एक सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है जो
कितनी एनर्जी अपने अंदर रखता है। दूसरा ये होता है, दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सिस्टम को कितनी एनर्जी दी जा रही है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक लड़का है, दोनों सेम उम्र की हैं, बॉय 1 और बॉय 2 दोनों सेम उम्र के हैं। इसको हम खाने के लिए दिन में केवल 2 रोटी देते हैं और 1 गिलास दूध का देते हैं। और मान लीजिए दूसरे लड़के को हम खाने के लिए 2 रोटी पर सेशन देते हैं, मान ली 2 मॉर्निंग, 2 लंच के साथ, 2 ब्रेकफास्ट के साथ, 2 डिनर के साथ और प्लस में 1 गिलास दूध। तो पूरे दिन की जो एनर्जी कैलकुलेशन होगी वो इस लड़के की ज्यादा होगी और इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम ये सिस्टम है, बॉय को अगर सिस्टम कंसिडर करें तो हम इस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम को हम कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, मींस टेम्परेचर क्या दे रहे हैं, उसको प्रेशर क्या दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, या फिर उसके अंदर कंपोजिशन क्या है। इन सब बातों पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। इतना होने के बाद बात आती है इस इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन की। इसके कैलकुलेशन की बात आती है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस पे ज्यादा जोर देने की बजाय कि हम किसी भी सिस्टम की उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी को कंसीडर करें या खुद को निकालने की कोशिश करें, हम किन्हीं भी 2 सिस्टम के बीच में या सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में एनर्जी चेंज को ज्यादा निकालने पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इंटरनल एनर्जी की बजाय हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ज्यादा जोर देते हैं। इसकी बजाय हम इस पे ज्यादा जोर देते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं और इसको निकालेंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम में मान लीजिए इसकी U1 इंटरनल एनर्जी थी पहले, और जब ये सराउंडिंग के संपर्क में आया तो फिर उसकी बाद में जो एनर्जी निकल के आई इंटरनल, वो आई U2। तो अगर हमें इन दोनों के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम उसको निकालते हैं डेल U से। डेल डिफाइन करता है चेंज को और U हमारी इंटरनल एनर्जी है, उसको निकालेंगे तो फाइनल स्टेट, ये सिस्टम की फाइनल सिस्टम है और ये इनिशियल सिस्टम का स्टेट है, इनिशियल, और ये हमारे पास फाइनल है। तो क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम माइनस में इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी डेल यू। देखिए, अब तीसरी बात आती है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, एक सिस्टम में ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए सिस्टम है और उसकी इंटरनल एनर्जी U1, ठीक है। अब देखिए, इसकी इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से है, इसके अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस है उसकी वजह से है। और सब्सटेंस किससे मिलके बने होते हैं, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या उसके आयंस की वजह से मिलके बने होते हैं। और इनका अपना खुद का वेट होता है, या फिर ये वेट के बजाय मैं मास यूज करूंगा, क्योंकि हर जगह हम मास यूज करेंगे, क्योंकि मास एक अनचेंज है जिसके ऊपर ग्रेविटी का कोई फैक्टर नहीं, मास चेंज नहीं होता है किसी बॉडी का, लेकिन उसके जो भी
वेट होता है, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जनरेट होता है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम मास का यूज करेंगे हर जगह। तो मास होगा हर एक, अगर हर एक एटम मॉलिक्यूल्स का अपना मास है तो सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस सिस्टम को, ये सिस्टम पूरे एक वी वॉल्यूम का है, वी वॉल्यूम का है, कैपिटल वी से डिफाइन कर रहा हूं इसको, वी वॉल्यूम का है, वी इक्वल टू इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, मान लीजिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक v1 स्मॉल v1 और स्मॉल v2 में कर देता हूं, ठीक है। तो जितना भी इसके अंदर एनर्जी होगी, जितना भी इसका सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस भी आधा आधा कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए पूरा पहले m था मास, अब m1 और m2 में हो जाएगा। अगर इन दोनों का मास डिवाइड हो चुका है तो इनके मास के अलोंग कुछ एनर्जी होगी, इंटरनल, वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो u1 u1 और u2। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके अंदर प्रेजेंट मास के ऊपर। और हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव में जब स्टडी किया था पिछले लेक्चर में, तब हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि जो भी प्रॉपर्टी उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मास और उसके नंबर ऑफ कंपोजिशन या उसकी साइज पे डिपेंड करती है सब्सटेंस के, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, और जो उसके इंडिपेंडेंट होती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो भी इंटरनल एनर्जी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मास बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड कर रही है। चलिए हमने ये भी निकाल दिया। अब देखिए एक टर्म आती है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, उसको भी देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि हमारी जो पढ़ रहे हैं जो भी इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। देखिए पाथ फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए कोई भी लड़का है ए और वो किसी पोजीशन बी पे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये उसका मान लीजिए वो घर से जा लेके और स्कूल जा रहा है, ठीक। अब उसको स्कूल एक टाइम पे पहुंचना है और घर से वो निकलता है, तो उसके माँ बाप को, जो उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इस बात से फर्क पड़ेगा कि वो स्कूल जा रहा है और वो टाइम पे स्कूल पहुंच रहा है, या इस बात से फर्क पड़ेगा कि वो इस गली से जा रहा है या वो इस गली से जा रहा है या वो इस गली से जा रहा है। वो कितनी भी, कौन सी भी गली, कौन से भी रास्ते का यूज करे, उसको पहुंचना स्कूल पे और टाइम पे। अगर वो स्कूल टाइम पे पहुंचता है तो उसके माँ बाप को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो कौन से गली मोहल्ले से होके गुजरता है, कौन से रास्ते से होके गुजरता है। तो जब हमें जहां पर उनके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही चीजें डिपेंडेंट हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टेट प्रोसेसेस, और वहां पे जो फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस जो कि इनिशियल और फाइनल, जो प्रॉपर्टी, जो फंक्शंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं उनको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। और जो इस बात पे तवज्जो दे कि वो कौन से रास्ते से जा रहा है, तो उस वहां पर वो उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। अब देखिए यहां पर मुड़ के आइए वापस, जब हम चेंज निकाल रहे थे तो हम ये तो नहीं निकाला हमने कि उसका चेंज किस वजह से हुआ, या उसके चेंज होने की वजह क्या है, कि वो सराउंडिंग के में आया, सराउंडिंग के कांटेक्ट में आया, या फिर उसके अंदर से मास बाहर निकला है, या फिर उसके अंदर से कुछ, उसको हमने हीट किया है नीचे से, क्या उसके साथ किया, हमने ये कहीं पर भी चेंज में उसको जिक्र नहीं किया उसका। लेकिन जब हमने अल्टीमेटली जिक्र इस बात का किया कि फाइनल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है और इनिशियल पे क्या है, तो हमने चेंज निकाला। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो u है वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे इतना ही पढ़ा है कि सिस्टम किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, और दूसरा उसके अंदर प्रॉपर्टीज जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, वो उसको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं उस बात पे करता है। फिर हमने
इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन को देखा, जहां पे हमने देखा कि हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं हम, बल्कि उसकी चेंज को करते हैं। चेंज कहाँ पर होता है, जहां पर वो सिस्टम के सराउंड आता है। तो चलिए छोटी सी बात और यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको, उसका चेंज कैसे हो सकता है, किन किन बातों से उसको चेंज हो सकती है वो किसी सिस्टम के अंदर। तो देखिए पहली उसका चेंज जो आता है वो इस वजह से आ सकता है कि अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हम हीट दे दें। हीट कैसे देंगे, हीट को देने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा मतलब उसको कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है। चेंज होती है। देखिए अगर मान लीजिए सिस्टम है, इसकी कुछ U1 है, अगर इसका टेम्परेचर है, इसके नीचे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसके अंदर जो भी एटम मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से हम जो U है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मान लीजिए एक मशीन है, जब उस एक पंखा है, पंखा जब चलता है तो वो काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है तो गर्म भी हो रहा है। तो कोई चीज का गर्म होना क्या होता है, उसकी एनर्जी में इंक्रीजमेंट होती है, उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सिस्टम के ऊपर वर्क करने पर, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय और वर्क डन ऑन द सिस्टम की वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। देखिए अब हमने एक्सपेंसिव में पढ़ा था कि अगर किसी भी सिस्टम के मास 2 में डिवाइड किया जाए तो उसका मतलब उसका मास या नंबर ऑफ मोल्स उसके डिफरेंशिएट होते हैं, दोनों बराबर भागों में बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है। तो इसका मतलब ये है अगर इसके अंदर से इसका अगर पहले मास m है और इसके अंदर से कुछ मैं x m अमाउंट ऑफ मास बाहर निकाल देता हूं, तो इसका चेंज इन मास क्या है, चेंज इन मास जो आया इसका वो आया कैपिटल M माइनस में स्मॉल m। तो इसका मतलब या भी ये कम हो गया, या फिर इसके अंदर कुछ मैं m डाल दूं तो इसका मतलब इसमें चेंज अब कितना आया, इस केस में चेंज आया वो आया डेल m आया, वो आया कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। तो इन दोनों के केस में अगर इसका मास चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से इसकी एनर्जी भी चेंज होगी। तो कि इसका मतलब क्या है कि हम अगर सिस्टम के अंदर सिस्टम्स मास लीव और ऐड, इसकी वजह से चेंज हो सकती है। तो ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, और फिर हम इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पढ़ लेंगे और वहां से हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी एग्जैक्ट कितनी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब जब कहीं पर भी एनर्जी सिस्टम के अंदर से आती है, सिस्टम के अंदर आती है, सिस्टम के अंदर से बाहर जाती है, जब भी इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर आती है, के अंदर या बाहर जाती है, बाहर जाती है। इसका मतलब ये है सिस्टम है, इसकी कुछ U1 थी, अगर ये बाहर जाती है तो कुछ ना क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल आ जाएगा। अगर इसके अंदर आती है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से, तो इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा ये अब ये फाइनल और ये इनिशियल, और ये यहाँ पर क्या था इनिशियल और ये फाइनल, तो यहाँ पर आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। देखिए ठीक है। अब देखिए जहां पर भी एनर्जी अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है, तो उसी को बोला जाता है वर्क डन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं उठा, मैंने खाया पिया और मैं फिर काम पे चला गया,
अब मैंने पूरा दिन काम किया और मेरी एनर्जी डाउन हो गई। तो देखिए, जब हम काम नहीं कर रहे थे तो हमारे बॉडी की एनर्जी, हमारे सिस्टम की एनर्जी पूरी हाई थी। अब जब हमने काम किया तो जो हमारी एनर्जी लूज हुई वो हमारे काम करने की वजह से हुई। तो इसलिए वर्क डन होता है वो जो भी एनर्जी होती है उसके लूज होने की वजह से होता है, या फिर उसको अप्लाई करने की वजह से होता है। तो जो हमारी वर्क डन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो ऐसे करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जितनी एनर्जी होगी, कैपेसिटी, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, वो करते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। जितनी ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब ये एनर्जी और वर्क डन में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एनर्जी जितनी ज्यादा, वर्क डन उतना ही ज्यादा। देखिए, मान लीजिए अब ये दोनों केस देखिए, अब इसमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यू थी और यहाँ पे इनिशियल होती है, फाइनल थी। तो इस केस में देखिए अगर इसके अंदर इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, तो मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी कुछ एक्स अमाउंट थी और किसकी जो आ रही है वो कुछ एक्स अमाउंट है, तो दोनों मिलके क्या आ जाएंगी? 2x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, और इस केस में क्या होगा? अंदर से बाहर जा रही है, मतलब घट रही है। तो इसके केस में यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है। हम सिस्टम को जब एनर्जी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और जब सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा, ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। जहां पर भी आपके पास ये किसी भी सवाल में ये आए कि द वर्क इज प्लस 40 किलो जूल, इसका मतलब क्या है कि वर्क है वो सिस्टम के ऊपर किया गया है। और इसका जहां पर भी ये आए कि वर्क इज नेगेटिव में कुछ अमाउंट दे दे उसकी x किलो जूल मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। कैसे? मान लीजिए हम अब जैसे भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, जैसे भी हैं अभी, अगर आपको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एक बनाना शेक का गिलास दे दिया जाए पूरा भर के, और आप पी लेते हैं, तो उसको पीने के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई है। जब आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो आपकी एनर्जी बढ़ती है हमेशा। अब उसको पीने के बाद आप काम पर चले गए, आपने मान लीजिए 100 ईंटें उठा के बाहर से अपने घर के अंदर लेके आनी है, तो उन ईंटों को करने की वजह से आपकी एनर्जी फिर से डाउन हुई। तो जैसे जैसे आपके सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, आपके जैसे जैसे आपके सिस्टम ने काम किया वैसे वैसे आपकी एनर्जी सिस्टम की कम होती गई, नेगेटिव होती गई। और जैसे जैसे आपने जूस पिया, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती गई, पॉजिटिव होती गई, और आपका वर्क डन भी उसको पॉजिटिव ही काउंट होगा, क्योंकि आप तो बैठे हैं, आपके ऊपर काम हो रहा है तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। जब आप खुद काम कर रहे हैं तो आपके द्वारा काम किया गया वर्क डन बाय द सिस्टम, उसमें नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए वर्क में एक छोटा सा स्टेप और आगे करते हैं। जब भी हम किसी भी सिस्टम को कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? देखिए, अब तो हमने डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी और करके और चेंज में डिफरेंस की वजह से हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब मैं कहता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम को कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब मुद्दा है ये। देखिए, किसी भी चीज को कंप्रेस या एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए ये गुब्बारा है जो फूला हुआ नहीं है, ठीक है।
और ये एक गुब्बारा है फूला हुआ पूरा, ये पूरा एक गुब्बारा फूला हुआ है। ठीक है, देखिए यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गुब्बारे के अंदर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब इस गुब्बारे के अंदर जो प्रेशर P1 है और इसके अंदर P2 है, तो चेंज इन प्रेशर क्या आएगा, P2 माइनस P1। इसका मतलब प्रेशर आपने अप्लाई किया, प्रेशर का चेंज हो रहा है। अब जब ये फूला नहीं हुआ था तो इसकी वॉल्यूम कुछ V1 थी, और फूलने के बाद इसकी वॉल्यूम ये आ गई V2, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी आया V2 माइनस, हमारे पास ये पैरामीटर्स आ गए। तो इसलिए इस जो वर्क डन को होता है कंप्रेस और एक्सपेंड होने की वजह से, अगर ये आप ये सिचुएशन ले लें, ये वाली, अगर पहले आप ये ले रहे हैं फिर ये, अगर इसको 1 प्रोसेस या 2 प्रोसेस, इसको 2 बोले, तो डेल पी यहाँ पे इस वजह से क्या आएगा, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तब डेल पी आ जाएगा P1 फाइनल माइनस इनिशियल P1 माइनस P2, और डेल बी क्या आएगा, डेल बी आ जाएगा V1 माइनस V2। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज तो इसमें भी हो रहा है, तो इसका मतलब जहां पर भी हम काम करें और उस काम की वजह से उस सिस्टम के वॉल्यूम और उसके प्रेशर में चेंज आए, वहां पर उसको बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, ये होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखिए मैं आपको वो कहता हूं कि मान लीजिए ये पूरा सिस्टम है, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन जैसे वो हवा भरने वाला पंप होता ना, तो ऐसे ही मान लीजिए एक सिस्टम होता है, ये लगाया हुआ है मैंने पिस्टन, ये है पिस्टन। ठीक है, यहां पर इसका वॉल्यूम यहां तक, इससे बेस से लेकर यहां तक इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, यहां तक इसका वॉल्यूम है V1, ये V1 है। ठीक है, जब इसकी लेंथ मान लीजिए, हाइट मान लीजिए DL, ये लेंथ है L है। ठीक है, L है लेंथ। अब देखिए मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, मतलब इसके ऊपर प्रेशर लगाया, और जब हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर P एक्सटर्नल लगाया, तो ये यहां पर आ गया पिस्टन इस जगह पे कुछ देर के बाद। ठीक है, इस जगह पे आ गया पिस्टन कुछ देर के बाद, देखिए, और जो यहां पर लेंथ है ये मान लीजिए L डैश है, तो चेंज इन लेंथ क्या है इसका, चेंज इन लेंथ बोल दीजिए यहां पर इस साइड से, या चेंज इन वॉल्यूम क्या है इसका, चेंज इन लेंथ है DL इसका। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया है उसकी वजह से चेंज आया है, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू में एरिया। ठीक है, और जो वर्क होता है, वर्क वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर इसके ऊपर हमने पिस्टन सिस्टम के ऊपर काम किया है तो इस प्रेशर की वजह से चेंज इन लेंथ आई है, और फोर्स लगाया है, तो फोर्स होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है, और जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि अगर इसको कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेंगे यहां से यहां तक, और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स की वजह से कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है, यही होता है वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है अपना, जितना प्रेशर लगाया है उस प्रेशर कितने एरिया के ऊपर लगाया है, इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर लगाया है, यही हमारा फोर्स होता है। तो देखिए प्रेशर इनटू में एरिया और इनटू में DL। देखिए अब एरिया क्या होता है, एरिया को अगर मैं लेंथ ही टर्म में लिखूं तो DL स्क्वायर लिख दूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में DL स्क्वायर और DL, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे DL क्यूब। जब ये DL क्यूब हो जाएगा तो फोर्स इनटू में DL क्यूब इनटू DV, इसको मैं वॉल्यूम लिख दूं, तो फोर्स क्या वर्क है, क्या आ जाएगा, फोर्स सॉरी प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वर्क हम इस पिस्टन के द्वारा, या फिर हमने इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर जो वर्क किया, सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया और कितनी वॉल्यूम के ऊपर लगाया।
तो इसको हम बोलेंगे वर्क डन। और इस वर्क की वजह से क्या है कि वॉल्यूम में भी चेंज आया है। पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया है। प्रेशर में भी चेंज आया है क्योंकि इसका इंटरनल प्रेशर पहले यहाँ पे इतना था, इसके अंदर सब्सटेंस इतने थे, मॉलिक्यूल्स इतने थे, गैस इतनी थी, तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर था। जब इसने दबा दिया तो उसके एक दूसरे के पास आने की वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया और उसका प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके टेम्परेचर, प्रेशर, उसके वॉल्यूम में तीनों में चेंज आया है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम वर्क के अंदर आता है। यहां से हमने वर्क निकाल लिया। वर्क होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर किया गया वर्क होता है P इंटू डी। अच्छा, ये P एक्सटर्नल होता है, ठीक है, P एक्सटर्नल होता है। जब इसको हम P एक्सटर्नल को P इंटरनल की टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे W इक्वल टू माइनस P इंटरनल इंटू में dV, क्योंकि जो P एक्सटर्नल जितना लगाएंगे इंटरनल उसके ऊपर ही लगाएगा। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि हमेशा एक्शन है, एवरी एक्शन हैव ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो P एक्सटर्नल होगा उतना ही P इंटरनल होगा, तो यहाँ से उतना ही P इंटरनल होगा और उसकी टर्म में हम माइनस लगा देंगे। इतना होगा, सिंपल सा है ये, छोटी सी मैथमेटिक्स थी। तो इसको प्रेशर वॉल्यूम लॉ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है और बाकी जो भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। आपको अगर क्लास में थोड़ा भी आपके टॉपिक्स या फिर थोड़े कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।